अब आइए बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में। देखिए, न्यायिक शक्ति को अगर आप देखते हैं, न्यायिक शक्ति को, तो ये किस तरीके की शक्ति है? न्याय करने की शक्ति। अब आप लोग पहले ही पढ़े हैं राष्ट्रपति वाले सेक्शन में, आर्टिकल 72 के तहत क्या था कि क्षमादान की शक्ति थी, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति थी। उसी प्रकार राज्यपाल को भी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। किस तरीके की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो क्षमादान की। अब वो कैसा क्षमादान? अगर राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कोई आदमी दोषी ठहराया जाता है तो उसे उस दंड के लिए क्या क्या कर, दंड पर उनको पूर्णतः क्षमादान देना, उस सज़ा को कम करना। किस तरीके का? सज़ा को कम करना, उस सज़ा को कम करने के बाद क्षमादान और स्थगित करना। इस तरीके की न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्राप्त है। अब एक बात समझ लीजिए आप लोग, जिस प्रकार से क्या हो रहा था कि अब हम लोग जब पढ़ते थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को इस संबंध में किन किन विषयों पर शक्ति प्राप्त है? उनको लगभग सभी विषयों पर, खासतौर में केंद्र सूची और समवर्ती सूची वाले विषयों पर अगर कोई व्यक्ति, केंद्र सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर अगर कोई व्यक्ति सज़ा प्राप्त करता है तो उस पर कौन देखेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर किसी व्यक्ति को सज़ा प्राप्त हुई है, ठीक है, तो उस पर क्षमादान शक्ति सबसे पहले किसको मिलेगी? राज्यपाल को। राज्यपाल जब उसको नहीं करते तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं न्यायिक शक्ति के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है विवेकाधीन शक्ति। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, यही एक शक्ति है जो कहीं ना कहीं इनको सबसे मजबूत और विवादित दोनों बनाती है। राज्यपाल पद को सबसे विवादित और मजबूत दोनों बनाएगी। कौन सी? विवेकाधीन शक्तियाँ। अब विवेकाधीन शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं या उनकी सलाह को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर इनको विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो वो कौन से विषय हैं? तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय आता है वो आता है अनुच्छेद, आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण। आर्टिकल 200 के तहत विधेयकों का आरक्षण यानी क्या है? राज्यपाल वो विधेयक पर साइन ना करके वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं कि देखिए ये इस पर सहमति राष्ट्रपति जी देंगे। ये विषय है आर्टिकल 200 के तहत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है कौन सा? विधानसभा वाला, विधानमंडल वाला। तो उसी में सारी बातों को पहले दिया जाता है। मान लीजिए कि एक साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है, विधानसभा में पास हुआ, विधानसभा के बाद ये गया विधान परिषद में। राज्यों में दो होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, मतलब सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि विधानसभा में गया, विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में गया। विधान परिषद जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है केंद्र स्तर पर, उसी तरीके से विधान परिषद राज्य स्तर पर होती है। तो यहाँ पर साधारण विधेयक के संबंध में इन्हें 3 माह के भीतर बतलाना होता है कि भाई क्या समस्या है, क्या नहीं है। 3 माह के भीतर इनको जवाब देना है। नहीं देंगे या पुनर्विचार के लिए भेज दिए, उसके बाद 3 माह के बाद तो फिर ये विधानसभा से जाएगा और विधान परिषद में जाएगा और उनको फिर 1 माह का समय दिया जाएगा कि आप 1 माह के भीतर बताइए कि भैया आप इस पे फाइनल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से टोटल 4 माह तक विधान परिषद किसी भी विधेयक को रोकती है। ठीक है, अब ये विधेयक किसके पास जाएगा?
राज्यपाल के पास जाएगा पास होने के बाद। अब राज्यपाल चाहे तो इस पर हस्ताक्षर करें तो कानून बन जाएगा, या फिर क्या करेगी राज्यपाल, क्या करेंगे, हस्ताक्षर ना करें, साइन ही ना करें, हस्ताक्षर ना करें, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें। ठीक है, अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास गया। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति क्या करते हैं इस पे कि राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे, अदरवाइज क्या करें, वो भेज दे फिर से राज्य के विधानसभा के पास कि एक काम करो, आप लोग इसमें ये सुधार करो, और उस आधार पर फिर इसको वापस आप भेजो। ठीक है, अब विधानसभा से ये फिर आया राष्ट्रपति के पास कि आप इस पर साइन कर दीजिए, कानून बन जाए। अब राष्ट्रपति कहें कि एक काम करो, अभी भी हमको संशोधन करने की आवश्यकता लग रही है, 6 माह का समय दिया राष्ट्रपति ने, कहा ठीक है अब तुम फिर से करो। इस तरीके से चाहे तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक टाल सकते हैं, अनिश्चित काल तक टाल सकते हैं, काल तक टाल सकते हैं। मतलब समझे आप लोग कि कोई विधेयक आया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई विधेयक आया, विधानसभा में गया, विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में गया, विधान परिषद उसको 3 महीने तक मैक्सिमम रोक सकती है उस विधेयक को, फिर वो विधेयक ऑटोमेटिकली चला जाएगा विधानसभा के पास कि क्यों नहीं पास कर रहा हूँ, फिर विधानसभा इनको भेजा और 1 माह मैक्सिमम समय मिलेगा। ये भी आप लोग विधान मंडल वाले चैप्टर में इसको डिटेल में बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता के, चूँकि ये चीज़ समझाना है आर्टिकल 200 को, इसलिए। ठीक है, अब विधानसभा में गया, विधानसभा से फिर ये विधान परिषद में गया, और यहाँ इनको 1 महीने का समय दिया जाएगा कि भाई 1 महीने में कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, अब 4 महीने तक अगर विधान परिषद जवाब नहीं देती तो 4 महीने में इसे उसी रूप में मान लिया जाएगा कि पारित हो गया है। अब इसके बाद हो जाएगा हस्ताक्षर के लिए किसके पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, या तो चाहे तो हस्ताक्षर करें, या तो फिर हस्ताक्षर ना करें तो कानून तो नहीं बनेगा, और या तो फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का मतलब ये है कि राज्यपाल जी कहे कि भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने स्तर से देखिए। राष्ट्रपति क्या किए, उसको देखे समझे, उन्होंने मन किया तो भेजे विधानसभा के पास, नहीं तो वो अपने पास लंबित कर लिए। और ये अनिश्चित काल तक इस विधेयक को रोकने की क्षमता राष्ट्रपति को आ जाती है, तो ये एक बड़ा विवादित मुद्दा है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि केंद्र में सरकार है दूसरे दल की और राज्य में सरकार है दूसरे दल की। सपोज़ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार यूपीए की आ जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, चूँकि राज्यपाल को नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये राष्ट्रपति पर कहीं न राष्ट्रपति किसके सलाह से कार्य कर रहा है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य कर रहा है। तो और मंत्रिपरिषद किसकी है, सत्ताधारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार अपने आदमी को बना देता है राज्यपाल मान लीजिए, और राज्यपाल क्या करता है कि आया उत्तर प्रदेश का एक विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है या जैसा भी है, वो आरक्षित कर लिया। अब पता चला इनका कानून ही नहीं बन पा रहा है, समझ गए। तो राज्य चाह कर भी अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पा रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस आर्टिकल 200 को लेकर बड़ा विवाद रहता है। तो आर्टिकल 200 के तहत क्या है, गवर्नर आरक्षित करते हैं, राज्यपाल आरक्षित करते हैं, और 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर सहमति व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 200 के तहत। अब देखिए हम लोग दूसरी बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है, राज्य में संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है कि क्या राज्य का जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य का जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो संविधान संगत चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो एक कानून रिपोर्ट भेज देगा, किसको, केंद्र को। यानी क्या है, संविधानिकता की जांच करता है कि हाँ संविधान के अनुसार कानून के अनुसार राज्य चल रहा है कि नहीं, अनुसार राज्य के कार्यों पर रिपोर्ट भेजता है। किसको भेजेगा, केंद्र सरकार को।
और इसी के आधार पर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन वगैरह, आर्टिकल 356, तो राष्ट्रपति शासन राज्य पे लगा दिया जाता है। समझ गए बात को। और इस पर क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इनको कोई सलाह नहीं दे सकता। इसका राज्यपाल का मन किया कि यार बहुत हुआ इन लोगों का, कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है। इन्होंने एक रिपोर्ट भेज दी केंद्र सरकार को कि देखिए इस राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बड़ी ही लचर है और यहाँ पर मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की बातों को। तो ये विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि राज्यपाल जब चाहे कर सकता है, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्या मुद्दा, एक तो हो गया आर्टिकल 200 के तहत, दूसरा हो गया कि जो केंद्र को रिपोर्ट भेजता है। अब तीसरा एक मुद्दा कौन सा आता है, तीसरा मुद्दा आता है आपका मुख्यमंत्री से आर्टिकल 167 167 मुख्यमंत्री से शासन प्रशासन की रिपोर्ट मांगना। की रिपोर्ट मांगना। इसमें भी ये मंत्रिपरिषद से एकदम इतर काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि जब ये तो बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा भी रहा है हर समय का, कि मान लीजिए कि किसी राज्य में सरकार चल रही है और अचानक से सरकार में ये हल्ला उठता है कि या फ्लोर टेस्टिंग की बात आती है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। अब इस संदर्भ में फ्लोर टेस्टिंग के लिए बहुमत साबित करने के लिए समय सीमा जो होती है, समय सीमा का निर्धारण कौन करेगा, गवर्नर करेगा। समय सीमा का निर्धारण गवर्नर करेगा। गवर्नर करेगा और इसके लिए ये स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये सब नहीं। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई सरकार चल रही है, जैसे कर्नाटका में, एग्जांपल कर्नाटका का भी हाल ही में देखते हैं कि कर्नाटक में क्या थी, सरकार गिरी कांग्रेस और उनकी चंद्रस्वामी की। अब जब कुमार स्वामी की और कांग्रेस की सरकार गिरी तो फ्लोर टेस्टिंग के लिए गवर्नर ने बहुत कम समय दिया। मान लीजिए चाहते तो और ज़्यादा दे सकते थे, वो उनका विवेकाधीन शक्ति था, लेकिन एक कम समय दे दिया। अब कम समय में क्या हुआ कि वो मैनेजमेंट ही अपना नहीं कर पाया, और चूँकि भाई बहुमत तो वो पहले से खो चुके थे, तो कोई मतलब नहीं था कि कम समय में वो क्या ही कर लेते। तो इस तरीके से हमेशा राज्य आरोप लगाते हैं कि गवर्नर पक्षपात करते हैं। गवर्नर अपने पार्टी से कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं और पक्षपात करते हैं। तो ये उनकी ये समय सीमा उल्लेख की बात होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही मुद्दा गोवा में आया था जब सरकार वहाँ पे गिराई गई थी। तो वहीं ये चीज़ के लिए वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से राज्य मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेते हैं। वो इसमें स्वतंत्र हैं, चाहे तो 1 महीने का समय दे दें, चाहे तो 1 दिन का समय दें। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं बिहार का 1995 के आसपास में गवर्नर ने थोड़ा हेराफेरी कर दी। मतलब जिस पार्टी के सत्ता में लाना चाहते थे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दिया, उसको ज़्यादा समय दे दिया। इसके चलते बड़ा विवाद हो गया था बिहार में। तो ये हमेशा विवाद का मुद्दा समय सीमा के उल्लेख को लेके होता है। उसके बाद ये जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, जैसे भारत की सीमा से सटे जो राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आर्टिकल 371 के तहत जो सीमावर्ती राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, असम और अरुणाचल, ये जो इतने राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, असम, अरुणाचल, इतने राज्यों को, चूँकि ये क्या है कि विदेशी सीमा से सटे हुए राज्य हैं, तो ऐसे राज्यों में गवर्नर की पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो सीमावर्ती राज्यों में वॉच भी करते हैं। ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर वो जनजातीय परिषदों का गठन होता है, वहाँ पर इनके विवेकाधीन शक्तियों में होता है। जो जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है 4 राज्यों में बेसिकली होती है, वो होती है महाराष्ट्र, झारखंड,
महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर, और एमपी, इन सब जगहों पर क्या करते हैं, महाराष्ट्र नहीं एमपी, सॉरी मैं महाराष्ट्र गलत बोल गया था, एमपी। तो यहाँ पर इन 3-4 राज्यों में जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है, जहाँ वो जनजातीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उन सब सारे चीज़ों में राज्यपाल स्वायत्त होते हैं। अब आते हैं, अब एक और बात रह जाती है इसी में कि विश्वास मत हासिल करने के संबंध में, कि विश्वास मत हासिल करना है। जैसे मान लीजिए कि कहीं की मान लीजिए कहीं एमपी की सरकार गिर गई, तो अगले दल को कितने दिन की समय दिया जाएगा, किस दल को कितना समय दिया जाएगा, उसके लिए विश्वास मत हासिल करने के लिए, इस संदर्भ में ही गवर्नर की सारी भूमिका रहती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, अभी तक क्या आप लोग को समझ में आ रहा था, अभी तक तो हम लोग सामान्य बातें कर रहे थे राज्यपाल के मेन शक्तियों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल का पद विवादित भी बहुत ज़्यादा रहता है। राज्यपाल को क्यों इस तरीके से देखा जाता है, एक दोहरी मानसिकता से देखा जाता है, दूसरी नज़रों से देखा जाता है, इस बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात क्या होती है कि हम देखते हैं कि केंद्र के एजेंट के रूप में, तो इसको समझिए कि एजेंट कैसे, केंद्र के एजेंट के रूप में। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि भारत में क्या अपनाया गया, अर्धसंघीय प्रणाली। अर्धसंघीय का मतलब क्या था कि संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण, संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण को अपनाना। अब एक बात बताइए हमें कि अब चूँकि पूरी तरीके से संघीय व्यवस्था होती तो नो डाउट राज्यपाल बहुत स्वायत्त हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ क्या है कि अर्धसंघीय प्रणाली है, जहाँ संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण को भी अपनाया गया है। क्यों? ताकि एकता अखंडता बनी रहे। अब अगर ऐसा हो जाए कि राज्यपाल को पूरी स्वायत्तता दे दी जाए और उसकी नियुक्ति एकदम स्वतंत्र तरीके से हो जाए, वहाँ पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ना हो, वो स्वतंत्र तरीके से काम करे, तो समस्या भी तो आएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो राज्य से क्या कहते हैं गलत गतिविधियों से लिप्त हो जाए। मान लीजिए राज्य का पृथकतावादी कोई नीति हो, वो चाहता हो कि अलग हो जाए राज्य देश से, तो कहीं उसका साथ दे दिया तो कहीं ना कहीं भारत का विखंडन भी शुरू हो जाएगा। तो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया कि केंद्र के एजेंट के रूप में एक आदमी की आवश्यकता थी, जो जाके कम से कम राज्यों में देखे कि संविधान के अनुसार कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई गलत ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो संघात्मक ढांचे को तोड़ रहा हो, जो संसदीय व्यवस्था के लिए हानिकारक हो, लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो। इसी संदर्भ में राज्यपाल को के एजेंट के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, राज्यपाल इन कुछ चीज़ों के विषय में केंद्र को रिपोर्ट करता है, केंद्र की बातों को रखता है राज्य के सामने और राज्य की बातों को केंद्र तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक पद की आवश्यकता थी, इसीलिए राज्यपाल पद बना, और वो भी एजेंट के रूप में, क्योंकि केंद्र भी तो एक वॉचडॉग की भूमिका में रखना चाहता था कि भाई ऐसा ना हो कि राज्य संघात्मक ढांचे को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे। क्योंकि देखिए भारत क्या था, विविधतावादी देश था। क्यों? क्योंकि तरह तरह के राज्य हैं, मान लीजिए कि अलग भाषा के राज्य हैं, अलग विविधतावादी राज्य हैं, जैसे देखिए तमिलनाडु है, केरला है। इसी संदर्भ में केंद्र ने अपने एक एकात्मकता को बनाने के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की। अब एजेंट के रूप में क्या क्या कार्य करते हैं राज्यपाल, हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि केंद्र सरकार समय समय पर अपनी कुछ आदेश निर्देश जो भी होगा वो राज्यपाल के थ्रू ही केंद्र अपने
आदेश निर्देश को राज्यों तक राज्यपाल के माध्यम से पहुंचाती है। मतलब समझ लीजिए कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, अब क्या करेगी केंद्र सरकार को? कोई आदेश पारित करना है, कोई निर्देश देना है, कोई गाइडलाइन जारी करनी है, तो क्या करेगा? सबसे पहले राज्यपाल को बोलेगा कि आप अपने संबंधित राज्य में इस चीज़ के बारे में राज्य को अवगत कराएं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि राज्यपाल जो है, दूसरी चीज़ क्या होगी कि राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। इसी के तहत क्या है, संविधान के रक्षा की शपथ लेता है। अतः जो शासन प्रशासन राज्य में चल रहा है, क्या वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन चीज़ों की जांच के लिए भी राज्यपाल को रखा गया है। जैसे मान के चलिए कि शासन प्रशासन की निगरानी कैसे होगी, ठीक है, तो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। अतः राज्य की शासन प्रशासन की निगरानी के लिए शासन प्रशासन की निगरानी के लिए भी राज्यपाल से पूछा जाता है। राज्यपाल वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हैं केंद्र सरकार को। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कहीं ऐसा ना हो, अब आप एक बात सोचिएगा कि राज्य है, राज्यों को भी अधिकार है कानून बनाने का। राज्यों को अधिकार अगर कानून बनाने का है तो कहीं ऐसा कोई कानून ना बना दे जिससे क्या हो कि हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो गड़बड़ हो जाए, या फिर डीपीएसपी के तहत कार्य ना हो रहा हो, इस तरीके की। यानी क्या है कि ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे केंद्र की भी शक्ति सीमित हो। ऐसे विधेयकों को क्या करना होता है, राज्यपाल को जनरली आरक्षित करना होता है राष्ट्रपति के लिए, कि ऐसे विधेयकों को आरक्षित करते हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके का है या केंद्र की शक्ति को सीमित कर रहा है और राज्य की शक्ति को ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस विषय पर भी क्या है, ये केंद्र के एजेंट के उसको केंद्र को सूचित करता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल 200 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 200 के तहत क्या करते हैं, विधेयकों को आरक्षित कर लेता है, उसके बाद वो निर्णय राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, यानी क्या है, केंद्रीय कानूनों से बेमेल कानूनों की निगरानी करता है। उसके बाद चौथा चीज़ क्या होता है कि सीमावर्ती राज्यों, जो हम अभी आपको पहले बताए थे कि सीमावर्ती राज्यों में निगरानी का काम करते हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इस टाइप के राज्यों में। और क्या करते हैं राज्यपाल, अब आर्टिकल 258 कुछ कहता है। आर्टिकल 258 के तहत क्या है कि कुछ कार्यों को केंद्र सरकार कुछ कार्यों को राज्यों तक हस्तांतरित कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, उन विषयों को देखता है। यानी केंद्र अपने कुछ कार्यों को राज्य तक हस्तांतरित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो आप क्या क्या काम करता है। चूँकि एक आदमी वो ऐसा चाहिए था केंद्र सरकार को जो कम से कम
एकता अखंडता बनाए रखे। इसी संबंध में क्या है, तो किस तरीके से ये एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक तो पहली बात है, विधियों को कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो असंवैधानिक हो राज्यों में, उनके कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने का कार्य, या फिर ऐसा कोई कानून जो केंद्रीय कानून से बेमेल हो या राज्य की शक्ति को बढ़ा रहा हो, ऐसे संदर्भ में वो ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज़ कि केंद्र अपने कुछ कार्यों को अगर राज्यों को हस्तांतरित करना चाहती है तो राज्यपाल के माध्यम से करती है, या फिर सीमावर्ती राज्यों जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं, उन राज्यों की निगरानी के लिए भी राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है।